उर्दू के साथ रवैया जो है वो सौतेला है। हुकूमत का क्या रवैया है, किस तरीके से आपके काम को जब आप प्रपोजल लेकर के जाते हैं तो हुकूमत के रवैये को किस तरीके से जो है आप डिफाइन करेंगे? गवर्नमेंट के लेवल पर अगर हम ज़रा सा भी शक करें तो ये सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है, इनजस्टिस है टुवर्ड्स गवर्नमेंट। अगर किसी किस्म की पाबंदी होती तो क्या मैं इतना काम कर सकता? हर तरह के प्रोग्राम्स के लिए आज़ादी मुझे मिली। हमने इंटरनेशनल फेयर्स पे पार्टिसिपेशन किया। मकसद सिर्फ ये होता है वहाँ जाकर ये बताना कि उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है, हिंदुस्तान की सरपरस्ती है। यही मकसद होता है, एक तरह से कहा जाए सॉफ्ट डिप्लोमेसी। खास मुलाकात में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूँ खुर्शीद रब्बानी और ख़ास मुलाकात में बेहद ख़ास मेहमान डॉक्टर शम्स इकबाल साहब NCPL के डायरेक्टर हैं और 2 साल तकरीबन मुकम्मल कर चुके हैं बतौर डायरेक्टर NCPL। बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारे पुराने कामों को आगे बढ़ाया है, कुछ नई शुरुआत करने की कोशिश भी की है, बहुत तारीफ़ भी हुई है और कंट्रोवर्सीज़ भी या फिर कहा जाए तनकीद का भी सामना करना पड़ा। डॉक्टर शम्स इकबाल साहब को कैसे हैं आप? आपका इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। 2 साल मुकम्मल कर लिए देखते ही देखते और बड़े एक्टिवली मतलब आपने चीज़ों को संभाला, काम किया, जो मोटे तौर पर लोगों की राय है। तो आप किस तरीके से देखते हैं अपने 2 साल का ये सफ़र? देखिए, एक तो ये है कि 2 साल में शायद अभी कुछ वक्फा है, हाँ थोड़ा बहुत, लेकिन आप मान लें कि उसे 2 साल हो गया। जी। तो मुझे लगता है कि जो काउंसिल जो मुझे मिली उस काउंसिल में जो कुछ था, जाहिर है कि कुछ अलग तो हमने कुछ नया नहीं किया, लेकिन हमने उन तमाम स्कीम्स को, जो हमारी स्कीम्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, उनको एक्टिवेट करने की कोशिश की है। और बहुत हद तक हम ये महसूस करते हैं कि एक बार फिर से हमने इसको मेन स्ट्रीमिंग करने की जो कोशिश होती है, किसी भी इदारे को आगे ले जाना है तो आप चाहते हैं कि आपका दायरा थोड़ा सा वसी हो। ऐसा नहीं है कि हमने कमरे में बंद होकर के सारा कुछ किया, बिल्कुल बाहर निकले और ऐसी जगहों पर गए जहाँ पर उर्दू की आबादी कम थी, लोगों की दिलचस्पी उर्दू में ज़्यादा हो। इस कोशिश को लेकर के हम आगे बढ़े और मुझे लगता है कि 2 साल मुकम्मल होने को हैं और इस लिहाज से मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने जो मेरा प्लान था कि उर्दू को जो एक ख़ास तौर पर, एक नज़रियाती एतबार से लोग ये कहते हैं कि एक ख़ास मज़हब, एक ख़ास ग्रुप की ज़बान है, मैंने उस जो स्टीरियोटाइपिंग है उसको तोड़ने की कोशिश की। बहुत हद तक हमने कोशिश की है। और शायद यही वजह है कि थोड़ा तनकीद का भी सामना करना पड़ा, चूँकि सावरकर की किताब को शाये किया और उदय माहूरकर साहब ने वो लिखी है और एक बड़ा प्रोग्राम भी किया, तो तनकीद का भी सामना करना पड़ा, शायद यही वजह है। लेकिन आपकी सोच एक अलग थी, मसलिहत से भी काम ले रहे थे आप। नहीं, देखिए, ऐसा है कि किताब को हम किताब के तौर पर देखें, आपको नॉलेज इन्हेंस करना है तो सिर्फ आप अपनी ही बात को जो आपने पढ़ी है उसी के हवाले से आगे जाएं। आपकी जो अपनी फ़िक्र है उसी फ़िक्र से आप आगे बढ़ें तो आपकी खिड़की कहीं ना कहीं बंद हो। मैंने ये कोशिश की कि ठीक है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है, सावरकर साहब का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उस पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझने की ज़रूरत है। उसको आप इस तरह से सोचें कि आपके नॉलेज इन्हेंसमेंट के लिए एक किताब की ज़रूरत है। उस किताब को हमने किया तो मुझे लगता है कि ये भी एक अच्छी पहल थी। हम आम तौर पर उस ज़माने में जो अनसंग हीरोज़ हैं या जो हीरोज़ जिनके बारे में बिल्कुल इस्टेब्लिश्ड हैं उन पर हम बात करते रहे हैं, उनके हवाले से हम जानते हैं, लेकिन एक ऐसा जिसको एक ख़ास तबका, एक ख़ास हिंदुस्तान की बड़ी आबादी हीरो के तौर पर देखता है, तो हमें भी समझना चाहिए कि उनकी फ़िक्र क्या है और हम उसको उस लेवल पर ले जाएं, देखें। चीज़ों का मुआवजा उसके बाद होता है जब तक आप कुछ पढ़ें। मेरा ख्याल है ये एक मेरी कोशिश थी कि आपको ये जानना चाहिए कि किसकी फ़िक्र क्या है और उसका थॉट क्या है। उसको जानने के लिहाज से अगर आप किताब नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। सही। अच्छा, ये सच है, जब भी कोई आप इस तरह का कदम उठाने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो तनकीद का निशाना बनाते हैं, इसमें कहीं कोई 2 राय नहीं है। मगर मुझे लगता है कि आपने उन तमाम चीज़ों से ऊपर उठ करके कि जो कोई कुछ कह रहा है वो कहे, मुझे जो कुछ करना है और जिस लाइन पर काम करना है वो करूँगा, उस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, कुछ और भी चीज़ें हुई हैं इस दौरान, चूँकि बहुत सारी अच्छी चीज़ें उनका भी मैं जिक्र करूँगा, मगर जो कंट्रोवर्सीज़ है उनका भी हम शुरुआत में जिक्र कर लें कि कोई किताब शाये कर रहा है तो उससे जो है बाकायदा मतलब एक फॉर्म फिल कराया गया कि आप इसमें एंटी गवर्नमेंट कुछ नहीं लिखेंगे, तो मतलब आपको आज़ादी है लिखने की, बोलने की, कहने की, उसके ख़िलाफ़ माना गया। उसको शायद फिर वापस भी ले लिया गया था। ये मैंने नहीं किया ये काम अपने ज़माने में। ये आपसे पहले मुझसे पहले कभी हुआ होगा, लेकिन मैंने ये काम नहीं किया। हम लोग आमतौर पर जब कोई किताब शाया करते हैं तो जो कंटेंट है उस कंटेंट ऑथर का जो कंटेंट है उस पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिससे जेंडर इक्वलिटी हो या सेंसिटिव चीज़ें जो होती हैं उसको हम लोग अवॉइड करते हैं। करना चाहिए, आपकी आज़ादी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को कुछ भी गाली बक दें। तो उस लिहाज से कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अंडरटेकिंग लेते हैं, लेकिन ऐसा हमने कोई सर्कुलर तो निकाला नहीं, ये एक पहले से बना हुआ है यहाँ पर उसूल, और उस लिहाज से हम लोग ऐसा करते हैं। कोई अलग से इसका नहीं है कि एंटी गवर्नमेंट हो या ये कोई बात नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि कहीं आप, चूँकि बहुत नॉर्म्स बदल गए,
चीज़ें बदल गई। आप किसी को काला कहें तो भी आप पकड़ हो जाएगी। तो किसी को इस तरह से चीज़ें जो है ना अब बदल गई हैं। इस लिहाज से जब भी कोई इदारा कोई किताब शाया कर रहा हो तो ये ज़रूर चाहता है वो कंट्रोवर्सी से बचे। ऐसा नहीं है कि उस बात को अच्छे तरीके से नहीं कही जा सकती है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम इदारे की हैसियत समझते हैं कि अगर ये सब चीज़ें आती रहेंगी तो फिर ये एक बाजार जैसी चीज़ हो जाती है। तो आदमी को कम अज़ कम इतना तो ज़रूर है एक स्टैंडर्ड बना करके रखना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल। और शायद यही वजह है कि मतलब जो है किताबें शाये हुई हैं मगर एक उनका मयार रखा गया है, मयार का ख्याल रखा गया है। और मेरा ख्याल के दर्जनों किताबें जो हैं वो शाये हो रही हैं एक के बाद एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हलचल जो है वो लोग कह रहे हैं कि बढ़ी है और वो देखने को भी मिलती है। मेरा ख्याल के 2-3 प्रोग्राम्स महीने का एवरेज आता है। अगर साल भर का निकालें तो शायद 2 या 3 से ज़्यादा ही आएगा। और एक सिलसिला था कि जो इंटरनेशनल बुक फेयर्स हैं उसमें भी शिरकत करनी, तो उसको भी आपने मतलब बंद नहीं किया, उसको भी मेरा ख्याल के उसको जारी रखा और कई सारे मुल्कों में आप गए हैं। शायद अभी भी जाने वाले थे और ये जो हालात पैदा हुए हैं उनकी वजह से उसके ऊपर हुआ। ये जो चीज़ें हैं और ये जो सेमिनार, सिम्पोजियम और अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स, दूसरे के प्रोग्राम में भी शिरकत करना या उनको ताउन करना, ये हलचल बढ़ी है, इसको किस तरीके से जो है वो बताएंगे आप? जब मैं यहाँ आया तो बहुत सी चीज़ें 2021-22 के बाद तात्तुल का शिकार थी। इसे मुझे एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। जब 2021-22 में जो चीज़ तात्तुल की शिकार थी तो उसमें एक एफ़र्ट मेरी ये रही, मैंने आमतौर पर जो भी काम करता हूँ मिनिस्ट्री के सपोर्ट के बगैर तो करता नहीं। तो उसमें मैंने ये पाया कि अगर कोई चीज़ हम करना चाहते हैं उस पर मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो एफ़र्ट जो हम ग्रांट नेट के तरफ से सेमिनार होता था वो हम तात्तुल का शिकार अभी भी है वो। तो हमने सोचा कि फिर एक सूरत तो होनी चाहिए, माहौल साजी किस तरह होगी। तो मैंने कोशिश ये की कि प्रोग्राम को किया जाए। मुझे लगता है कि जब मैं आया तो 2024 टू 25 टोटल 24 प्रोग्राम्स हुए थे जो बड़े लेवल पर हुए थे। मैं उस प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा हूँ कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन डे मना लिया या योगा डे मना लिया या ऑनलाइन कुछ किया। हमने सब बड़े प्रोग्राम किए तो वो एक कोशिश थी हमारी, लेकिन हमें लगा कि उसकी पजीराई हुई और हमने लोगों को एक तरह से नुमाइंदगी भी दी, हर इलाके में कोशिश की करने की। उससे एक जो रिज़ल्ट आया, तो जब हमने 25-26 को जब डिसाइड किया तो आप इस बात को यकीन कीजिए कि अब तक मोर देन 50 हो चुका है और अभी 31 मार्च के पहले 4-5 प्रोग्राम लाइन अप है। तो ये कोई थोड़ा सा अगर हम ये सोचते हैं कि उसको पर डे के हिसाब से देखें, अब तो छोड़िए मंथ की बात ही ना कीजिए, पर डे के हिसाब देखिए तो हमने अगर सेमिनार हमने मोर देन 50 किया है तो सेशन 100 से ज़्यादा किया। तो आप 100 से ज़्यादा सेशन कर रहे हैं तो एफर्ट तो आपको है। और मुझे लगता है कि ये चीज़ एक अलग तरीके से उभर कर आई। उसकी वजह ये है कि जब हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो हमने प्रोग्राम में एक तरह से एक जिद्दत किया है। टॉपिक के एतबार से भी हमने वो उस तरह के स्टीरियोटाइपिंग नहीं किया। हर तरह के टॉपिक, हर तरह के मौज़ूआत पर प्रोग्राम करने की कोशिश की है और हम कितना कामयाब हैं ये आप जैसे लोग बताएं। 2024 में शुरुआत हुई थी मेरा ख्याल के चिनार बुक फेस्टिवल में शिरकत की एनसीपीएल की, फिर 25 में भी वो हुई और उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और शायद मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस आए हैं कि ये जब भी एनबीटी की तरफ से होगा उसमें एनसीपीएल ज़रूर शिरकत करेगा। तो उसको किस तरीके से आप देखते हैं, कैसे उसको मतलब बताएंगे और उसके क्या फ़ायदे उर्दू के फ़रोग में, किस तरीके से वो आगे बढ़े? देखिए, चिनार बुक फेस्टिवल 2024-25 में जब हुआ तो हम लोगों ने जॉइंट कोलैबोरेशन किया, क्योंकि इत्तेफाक से हम उस ज़माने में एक श्रीनगर बुक फेयर करने वाले थे और एनबीटी का भी अनाउंसमेंट था। जब मिनिस्ट्री दोनों के एक है, जब वहाँ तक बात गई तो उस पर यह हुआ कि एक ही संस्था यानी एक ही मिनिस्ट्री के 2 संस्था इस तरह से कर रहे हैं तो उसको एक तरह से उनको कर दिया गया। और दूसरी बात ये कही गई कि जो उनकी एक्सपर्टाइज़ है नेशनल बुक ट्रस्ट की, जो मैंडेट है वो उनके पास है और आप साथ मिल के कर लीजिए। हमने किया तो उसमें जो फर्स्ट एडिशन था हमारा चिनार बुक फेस्टिवल बहुत सक्सेसफुल हुआ था और बहुत लोगों में दिलचस्पी पाई मैंने, किताबों के हवाले से भी और प्रोग्राम के हवाले से भी। और मुझे लगा ये, और एक ज़माने मैंने कहा भी है कि कहीं भी कुछ हो जाए लेकिन अभी भी कश्मीर में उर्दू महफूज पोजीशन पर है। लोग वहाँ आते हैं, दिलचस्पी से पढ़ते हैं, स्क्रिप्ट जानते हैं। तो मुझे लगा कि इन चीज़ों को अब एक एनुअल सिलसिला कर दिया जाए। तो फिर हमने 26 पे किया और अब इंशाअल्लाह ये उम्मीद है कि हम इसे आगे भी करते रहेंगे। तो ये एक बड़ा मतलब एक कहिए कि एक चीज़ डेवलप हो गई है कि चिनार बुक फेस्टिवल हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल। एक इम्पॉर्टेंट बात आपने लास्ट जब हमारा इंटरव्यू हुआ उसमें कही थी कश्मीर के हवाले से, वो ये कि अक्सर ये देखा जाता है कि जो उर्दू नोइंग या उर्दू स्पीकिंग जो लोग हैं, उर्दू लिखने बोलने पढ़ने वाले, अक्सर इंग्लिश से जो है उनका मतलब ताल्लुक़, अक्सर सबका तो नहीं बट अक्सर ये होता है कि उनका ताल्लुक़ उतना नहीं होता या अंग्रेज़ी उतनी अच्छी नहीं बोल पाते हैं। मगर कश्मीरियों के साथ ये है कि वो जितनी अच्छी उर्दू बोलते हैं उससे अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं, या जितनी अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं उससे अच्छी उर्दू बोल लेते हैं। मेरा ख्याल ये है कि ये बिल्कुल आपने सही बात कही। हम हिंदुस्तान में रहते हैं,
हिंदुस्तान एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है। जब आप एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तो कहीं ऐसा मौका भी आ सकता है जहां आपको अंग्रेज़ी की ज़रूरत है, कहीं आपको कश्मीरी की ज़रूरत है, कहीं उर्दू की ज़रूरत है, कहीं हिंदी। और कश्मीर के साथ एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि उस खित्ते में कई बोलियां, कई ज़बानें हैं। आप गोजरी की बात कर सकते हैं, डोगरी की बात कर सकते हैं। तो कश्मीर में मैंने नोटिस ये किया है कि जो आप बात कह रहे हैं कि जिनकी उर्दू बहुत अच्छी है, उनकी दूसरी कई और ज़बानें भी अच्छी हैं। कश्मीरी भी अच्छी हैं, अंग्रेज़ी भी अच्छी हैं, तो वो उर्दू भी अच्छी बोलते हैं। तो इसका एडवांटेज है, हर मौके पर हर वक्त मिलेगा। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप हिंदुस्तान की दूसरी ज़बानों को जाएं, मिसाल के तौर पर बांग्ला, तेलुगु, तमिल, और भी ज़बानें ले लें, उड़िया, उनके जो लोग हैं उनकी एक ज़बान और भी बेहतर है। इंग्लिश उनकी अच्छी होती है, हिंदी भी वो जानते हैं, इसलिए उनके यहाँ इनरिचमेंट ज़्यादा है और इसीलिए वो जो है दूसरों पर सबकत ले आते हैं, क्योंकि उनकी खिड़की खुली हुई है। हमें भी अपनी खिड़की खोलने की ज़रूरत सही है। और मेरा ख्याल है उस खिड़की को खोलने की कोशिश में आप लगे हुए, ये बड़ी अच्छी बात है। एक एनसीपीएल की जो बहुत सारी कमेटियाँ, सब कमेटियाँ थी, उनकी तश्कील मेरा ख्याल के ज़्यादातर की हो चुकी है। फिनांस कमेटी जो है रह गई है। तो बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जो आप लोग अप्रूव करते हैं, अप्रूवल देते हैं अलग कमेटी या सब कमेटीज़, मगर वो फिनांस कमेटी नहीं होने की वजह से मेरा ख्याल के इशू है और वो शायद मिनिस्ट्री लेवल पर है। तो उसके बारे में भी लोग जानना चाहते हैं, चूँकि शायद असरअंदाज तो होता है, मतलब काम पर फ़र्क पड़ता है। तो कैसे उसको बताएंगे? देखिए, अभी तक जो हुआ है उसमें हमने कोशिश ये की है कि जो भी मेरा जो एफर्ट है उसमें हम मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेकर कर रहे हैं। हालांकि फाइनेंस कमेटी होती अगर तो मेरे लिए बहुत सूदबंद होता और हम और आसानी से चीज़ों को आगे ले जाते। कई स्कीम्स जो हमने ऑलरेडी मीटिंग कर रखा है, उसकी मीटिंग जब होगी तब उसके बाद ही हम उसको अनाउंस कर पाएंगे। तो इट इज़ ऑल अंडर कंसिडरेशन। जब होगा इंशाल्लाह तो हम सब बता पाएंगे। ये सब चीज़ें आगे बढ़ती चल रहेंगी। एक ये होता है कि जो उर्दू के फ़रोग के लिए जो यंगस्टर्स हैं, उनका एक तरीके से रुझान उर्दू के तई बढ़ा है। मतलब अक्सर ये बात होती है जब उर्दू वालों के बीच में बैठते हैं, उर्दू तबके के बीच में, वो कहते हैं कि उर्दू जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ज़वाल पजीर हो रही है। शायद उसकी वजह यह है कि अखबारात कम हो रहे हैं, वजह यह है कि जो टेलीविज़न चैनल्स थे, मतलब उनकी तादाद कम हो रही है पहले के मुकाबले। मगर दूसरे ज़राए के मुताबिक तो उर्दू घर घर पहुंच भी रही है और चूंकि तकरीबन 100 करोड़ के आसपास, तो मान लीजिए अब स्मार्टफोन है हर किसी के हाथ में, तो बहुत सारी ऐसी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ज़रिए उर्दू पहुंच रही है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं उनका क्या रोल है और यंगस्टर्स को ख़ास तौर से उर्दू की तरफ राग़िब करने में किस तरीके से आपको लगता है कि उनका कितना रोल है, बड़ा अहम है वो? देखिए, जो यंगस्टर है, आज का जो यंगस्टर है, वो आपने देखा होगा कि वो ऑन स्क्रीन में ज़्यादा यकीन रखता है, ऑफ स्क्रीन में नहीं। ऑन स्क्रीन के लिहाज से आपको अपने को चेंज करना होगा। काउंसिल इस डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा काम की है। काउंसिल ने, आपने देखा होगा, हमने अभी नई ब्लॉग अपनी बनाई है जिसमें हमारे 1500-1600 आर्टिकल्स मौजूद हैं। हमारे पास ई लाइब्रेरी में ई पब है जिसमें हम ऑलमोस्ट 300 बुक्स को वहाँ पर रख चुके हैं जो आप सर्चेबल मोड में पढ़ सकते हैं। 800 किताबें हमारी डिजिटल फॉर्मेट में कोई भी इंसान जा करके हमारी वेबसाइट से उसको डाउनलोड करके कर सकता है। ये एक कोशिश रहती है। तो अब जब मैं ये कह रहा हूँ कि ऑन स्क्रीन लोगों में दिलचस्पी है, तो इसका मतलब है कि उस जो एज ग्रुप है उसको पकड़ने की ज़रूरत है। अगर आप उर्दू को आगे ले जाना चाहते हैं तो उस एज ग्रुप को, और आपको पता है इंडिया यंग कंट्री है, यानी यंग लोगों की कंट्री है। इस वक्त हमारे पास 60% ज़्यादा वर्कफोर्स जो है नौजवानों का है। तो एक उसको जहन में रख करके, आपने देखा होगा मैंने जितने प्रोग्राम्स कहीं किए तो उसमें एक लिटरेचर का पहलू रहा, लेकिन साथ साथ उनके दिलचस्पी की चीज़ हमने की, चाहे वो कोई दास्तान गोई हो म्यूज़िकल फॉर्म में या कोई मुशायरा हो, उसके लिहाज से गज़ल सिंगिंग हो। हाल के दिनों में जितने प्रोग्राम्स हुए आपने देखा होगा कि शाम के वक्फे में हम उन लोग करते हैं और उनकी गैदरिंग। अभी रिसेंटली दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक लिटरेचर फेस्टिवल हुआ और दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने हमसे रिक्वेस्ट की आप एक प्रोग्राम कीजिए। तो फिर हमने सोचा कि अगर इस पर हम कोई डिस्कशन करते हैं, कोई पैनल डिस्कशन करते हैं या सेमिनार का रूप देते हैं तो वो शायद इतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो मैंने एक म्यूज़िकल दास्तान गोई का परफॉर्मेंस करवाया। आपको वो जाएं, आप जो इंडोर स्टेडियम उनका है, इट वाज फुल, लोगों ने एंजॉय किया। और बाहर स्क्रीन भी लगानी पड़ी, बाहर स्क्रीन लगानी पड़ी। मेरा ख्याल यही हाल जामिया में सेम हाल हुआ 26 जनवरी को। बिल्कुल आपने सब देखा होगा। तो इससे जो नौजवान तबका उर्दू की तरफ अट्रैक्ट होता है, जब कोई चीज़ देखता है, आपकी तहजीब देखता है, आपका कल्चर देखता है, बात करने का अंदाज देखता है, ज़बान किस तरह से आप बोल रहे हैं, तलफ़ुज़ किस तरह बोल रहे हैं, तो उसके अंदर एक शौक़ पैदा होता है। उसी शौक़ को आपको कैश करने की ज़रूरत है कि वो स्क्रिप्ट भी सीख ले। इस डायरेक्शन में भी काउंसिल बहुत काम कर रही है। मेरा ख्याल है कि आज की डेट में उर्दू स्क्रिप्ट सिखाने के जो हमारे डिस्टेंस फॉर्मेट हैं, चाहे वो कंप्यूटर सेंटर हो या डिस्टेंस लर्निंग जो लोग सीखते हैं, 1 लाख से एबव मेरे पास। मेरा ख्याल 1.5 लाख से ज़्यादा का तो सर्टिफिकेट जो है जा चुके हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। 500 से ज़्यादा
ये ईयरली है, ईयरली, ये मत सोचिए कि जी जी नहीं ईयरली। और मेरा ख्याल के 500 से ज़्यादा सेंटर्स चल रहे हैं अलग अलग जगहों पर। बिल्कुल 550 कंप्यूटर सेंटर है। बिल्कुल। और जो हम उर्दू सिखाते हैं वो तकरीबन 800 से अबव है। जो अरबी सिखाते हैं वो भी 900 के आसपास है। मेरा ख्याल है उस सब चीज़ों में कोई कमी नहीं। अगर गैर मुस्लिमों की बात की जाए, यंगस्टर्स की बड़ी दिलचस्पी बढ़ी है, और शायद ये भी वजह है, जैसे मैंने जिक्र किया कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, चाहे वो रेख्ता की शक्ल में हो या फिर दूसरे भी हैं, बहुत सारे हैं। और मेरा ख्याल कि आप खुद भी अपना डेवलप कर रहे हैं और चीज़ें काफ़ी हद तक कर चुके हैं, तो नॉन मुस्लिम बच्चों का भी मतलब जो है वो दिलचस्पी देखी जाती है उर्दू सीखने में। मेरे पास सेंटर में एटलीस्ट अगर आप सिर्फ उसको हटा दें कश्मीर को, तब भी मेरे पास 25% के आसपास नॉन उर्दू नोइंग इनरोलमेंट है। लेकिन अगर सबको जोड़ दें अगर, तो एक 27-28% का आंकड़ा आता है जो वो लोग हैं जो उर्दू बैकग्राउंड से नहीं। अगर आप मान लीजिए कि 1 लाख लोगों को सिखा रहे हैं तो आप 27,000 उनके तरफ चलेगा। आप देखिए, इससे अंदाज़ा लगाइए कि लोगों को सीखने में दिलचस्पी है। और एज उसका कोई फैक्टर नहीं है, कोई भी एज का आदमी सीख रहा है हमारे यहाँ। तो वो सीनियर लोग भी हो सकते हैं, कोई वकील भी हो सकता है, कोई पुलिस का भी आदमी हो सकता है। तो वो सब लोग दिलचस्पी, तभी तो वो सीख रहे हैं। ये बताइए थोड़ा सा, जो ये जिसका अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने जिक्र किया कि थोड़ा सा ये रहता है कि उर्दू ज़वाल पजीर, ठीक है साहब, कुछ लोग कहते हैं ऐसा कई जगह कि भाई उर्दू ख़त्म हो रही है। तो वजूहात क्या लगती है इस बात को कहने के पीछे की वजह क्या है? क्या अखबारात का शाया जो है वो होना कम हो गया है, ये वजह है? या टेलीविज़न स्क्रीन पर उर्दू पहले की तरह नज़र नहीं आती, वो वजह है? या घरों में बच्चों को, मतलब मुस्लिम फैमिलीज़ में बच्चों को वो इंग्लिश या हिंदी या दूसरी ज़बानें पढ़ाने पर ज़्यादा जोर देते हैं, उर्दू के ऊपर उतना जोर नहीं है? वजह क्या है? इस बात को कहने के पीछे की वजह जानना चाहता हूँ। मेरा ख्याल ये है कि इस बात को हम बार बार क्यों डिस्कस करें। ये जाहिर है कि 1981 का सेंसस देख लें तो उर्दू का पॉपुलेशन 5.2% वगैरह था। बाद के दिनों में थोड़ा सा डाउन हुआ, लेकिन आबादी तो बहुत बढ़ी। 81 के आबादी और आज के ज़माने की जो आबादी है, दोनों में बहुत फ़र्क है। तो आप परसेंटेज को हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि उर्दू में अगर कहीं कमी है तो वो उर्दू घर से गायब हो रही है। हाँ, घरों से गायब हो रही है। घरों से गायब हो रही है। तो उसके लिए अगर आप देखें तो ये कोशिश तो इंडिविजुअल होनी चाहिए ना, अपने लेवल पर होनी चाहिए। आप देखें कि सरकारी सतह पर उर्दू को फ़रोग दिया जा रहा है। सरकारी इदारे जितने हैं वो अपना काम कर रहे हैं, प्राइवेट लेवल पर भी जिनको करना है वो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को एक सब्जेक्ट उर्दू नहीं देंगे, दिल्ली के स्कूल में बच्चे अगर पढ़ने जाते हैं, उर्दू एक सब्जेक्ट नहीं रखते, तो उर्दू का टीचर बैठा हुआ है। आपको एग्जाम्पल देखिए, बिहार में इतने लोगों की बहाली हुई, टीचिंग में भी हुई, नीचे से लेकर के असिस्टेंट प्रोफेसर बने, ये वो ट्रांसलेटर बने। आप एप्लीकेशन ना दें तो ट्रांसलेटर क्या करेगा? आप बच्चे नहीं भेजें तो टीचर क्या करेगा? तो ये एफर्ट तो इंसान को घर से करनी चाहिए। और अगर जो लोग नहीं कर रहे हैं वो ये समझ रहे हैं कि उर्दू पढ़ेगा तो उसको रोज़गार नहीं मिलेगा, यकीन जानिए कि रोज़गार के मौके उर्दू में अच्छे खासे हैं। हर तरफ जिस तरह और लोग मौके हैं वैसे आपके उर्दू पास में भी भी है। लेकिन आपके अंदर ये एक सोच डेवलप हो गई है, तो उस सोच को, उस फिक्र को बाहर करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है सर, ये जो आपने पॉइंट बताया कि रोज़गार का जो मामला है, एक लंबे वक्त तक ये रहा कि अगर आप उर्दू मतलब जो है उर्दू सब्जेक्ट के साथ या फिर उर्दू मीडियम के साथ एजुकेशन हासिल कर रहे हैं तो रोज़गार के उतने मौके नहीं थे शायद, या इस तरह की एक मतलब माइंडसेट था या एक नैरेटिव था। तो ये तो चूंकि अब मौके बहुत ज़्यादा है, मेरा ख्याल है उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसको उर्दू वालों को गौर से पढ़ना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए। इस पे बहुत मौके हैं। इस पे मौके इसलिए है कि एक तो आपको पता है कि मदर टंग में आपकी जो मदर टंग है, लोकल लैंग्वेज जो है, उस पर आप एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। जो खाली ज़बान की बात नहीं है, ये पूरा का पूरा जो डिज़ाइन किया गया इतना इनोवेटिव है, इतना क्रिएटिव है, इतना कुछ इसके अंदर दिया गया है कि आप कल्चर को किस तरह समझ सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान को कैसे समझ सकते हैं। तो वहाँ पर मौके आपको, वहीं से स्किल शुरू होता है। 8th क्लास के बाद आपको जितने कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, तो ये आप मौके को कैच करें, आप समझें। अपने यहाँ जो स्कूल में बच्चे जाते हैं उनमें उर्दू पढ़ने के लोगों को भेजें। तो ये अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को आपको भी कैच करना होगा। सिर्फ नेगेटिव सोच करके नहीं होगा, पॉजिटिव सोच करके आपको उसको कैच करना होगा। अच्छा, मुशायरों के बारे में एक लंबे वक्त तक ये कहा गया कि मयार गिर रहा है, मगर ये तो मानते हैं आप भी, चूंकि कई बार आपने भी इस बात का जिक्र किया है कि मुशायरे ही हैं या फिर जो इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं वही हैं जो उर्दू के फ़रोग को और आगे बढ़ा रहे हैं। मुशायरे मेरा ख्याल अब 2 तरह के होने चाहिए, जो मैंने अभी अपना एक्सपीरियंस हुआ। कुछ लोग मुशायरे में जो शायरी कर रहे हैं वो क्राउड को तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन शायरी के म्यार पे से समझौता होता है। ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे दिलचस्पी लोगों में नहीं पैदा होती है। लेकिन अगर आप अदबी लेवल पर देखें तो वो पॉपुलर पोइट्री हो गई। लेकिन कुछ शायरी ऐसी है जो बहुत संजीदा किस्म के शायर हैं, उनके मुशायरे में अगर आप जाएंगे तो क्राउड की वो अपील नहीं होती है, लेकिन उनकी शायरी बहुत उम्दा होती है। तो मुझे लगता है कि अभी हाल के दिनों मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, बिल्कुल किया है। जब भी देखा हमने कि अगर इस तरह का अगर काम कर रहे हैं, चूँकि काउंसिल एक ऐसा इदारा, एक संजीदा इदारा है, गैर संजीदगी गुंजाइश है नहीं, लेकिन जो लोग कर रहे हैं मुशायरे और क्राउड के
लिए अगर देखा जाए तो वो नेमत है, उस पर भी लोग पहुँच रहे हैं, लेकिन उससे मेयार में कुछ कमी आई। उसको कम से कम शायर को ये ज़रूर समझना है सिर्फ ओनली क्रॉड ये ठीक नहीं है, चीज़ों को अपने मेयार को कम से कम ठीक रखें, मयार को संभालना। और वही काम आप काउंसिल में कर रहे हैं, वही जो है इशारा आपका उन लोगों के लिए है जो भीड़ इकट्ठी करते हैं मगर मयार से समझौता करते हैं। शायर ये समझ ही नहीं पाता है कि आपसे पब्लिक बोर हो रही है या एंजॉय कर रही है। जो संजीदा शायर है वो ये फिक्र नहीं करता है कि उसको कितनी दाद मिल रही है, उसकी पोइट्री का स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। बिल्कुल सच बात है। अच्छा, दीनी मदरसों का रोल जो है वो बड़ा अहम है उर्दू के फ़रोग के लिए। जहाँ वो दीनी तालीम का काम करते हैं वो अपना उनका है, मगर उर्दू के फ़रोग के लिए मदारिस का भी बड़ा रोल है। तो काउंसिल का किस तरीके से इंटरेक्शन इन लोगों के साथ रहता है, या फिर कुछ सेंटर्स मतलब जो है वो दीनी मदरसों में है, या उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, या उस जानिब क्या काम करने की ज़रूरत है? देखिए, जो मदारिस हैं इस पर कोई दो राय नहीं है कि उर्दू के फ़रोग में उनका बड़ा नुमाया किरदार है, लेकिन मदारिस डिफरेंट बोर्ड्स के तहत आते हैं, अलग अलग स्टेट के अलग अलग बोर्ड्स होते हैं, उनका अपना सिलेबस होता है, अपने तौर पर वो उसको पढ़ते हैं। हमारा रोल ये बन जाता है कि उनकी जो सिलेबस है, उनके जो कोर्सेज हैं, उसको एसोसिएट बुक के तौर पर हम उनको दें ताकि वो उनकी मेन स्ट्रीम भी हो सके। जो उनकी तालीम होती है मदरसे में, उनको मेन स्ट्रीम कैसे किया जा सकता है, उसके लिहाज से मेरे पास कोर्सेज जो हैं, जो हम करते हैं अरबी डिप्लोमा कोर्सेज, तो जो फंक्शनल अरबिक है, सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं अरबिक में, ये ख़ास तौर पर उन्हीं के लिए डिज़ाइन किया गया है जो मदारिस से फारिग होकर के बच्चे आते हैं, ताकि वर्क फोर्स पैदा भी कर सके। वो भी एक वर्क फोर्स है, क्योंकि अगर बच्चे अरबिक भी सीख लेते हैं तो फिर वहाँ जा कर के कहीं बाहर गए तो उनको उस तरह के रोज़गार मिलते हैं। तो कोशिश हमारी ये होती है कि मदारिस के बच्चे को जहन में रख करके हम बहुत सी चीज़ें तैयार करते हैं। जो इस मुल्क में सियासी सिस्टम है या निज़ाम है इस वक्त, उसके ऊपर अक्सर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उर्दू के साथ रवैया जो है वो सौतेला है। चूँकि आपको 2 साल तकरीबन मुकम्मल होने वाले हैं, आपका खुद का तजुर्बा और इतनी मजबूती के साथ आप काम कर रहे हैं, तो अगर सौतेला होता तो शायद नहीं कर पाते। ये बात तो बहुत क्लियरिटी के साथ दिखती है, मगर आप थोड़ा सा इसमें बताएं कि हुकूमत का क्या रवैया है, किस तरीके से आपके काम को जब आप प्रपोजल लेकर के जाते हैं, और बजट भी मेरा ख्याल के 80 करोड़ से ज़्यादा, ये 84-85 के आसपास है शायद, तो बजट भी ठीक ठाक है, ऐसा कम भी नहीं है, तो उसको बढ़ाने का भी शायद कुछ ना कुछ प्लानिंग होगी आपकी। तो हुकूमत के रवैये को किस तरीके से जो है आप डिफ़ाइन करेंगे? देखिए, आज जो इदारा है इसमें जो सरपरस्ती है वो हुकूमत की है। हुकूमत की सरपरस्ती के बगैर हम एक कदम आगे नहीं चल सकते। हमारा जो मंत्रालय है, जो हमारी वजारत है, जब तक उसका सपोर्ट नहीं होगा शम्स इकबाल एक कदम आगे नहीं जा सकता। ये सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, आवाम को भी जानना चाहिए। तो अब आप देख लीजिए कि अगर किसी किस्म की पाबंदी होती तो क्या मैं इतना काम कर सकता? हर तरह के प्रोग्राम्स के लिए आज़ादी मुझे मिली। हमने इंटरनेशनल फेयर्स पे पार्टिसिपेशन किया। आप कह रहे थे, जब मैं एक ज़माने में पीपीओ था तो उसकी इब्तिदा मैंने की थी, लेकिन अब तक जब मैं पीपीओ से हटा था तो यहाँ के लोग सिर्फ एक बार गए, और वो 2019 में। उसके बाद कभी इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन नहीं किया। लेकिन मैं जब यहाँ आया तो फिर हमने उसको शुरू किया, और पिछली बार एक फ्रैंकफर्ट गया, इस बार फ्रैंकफर्ट भी गया, शारजा भी गया, अब इस बार हम लोग और आगे इस बार अब कोलंबिया भी जा रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपनी ज़बान, मकसद सिर्फ ये होता है वहाँ जाकर ये बताना कि उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है, हिंदुस्तान की सरपरस्ती है, यही मकसद होता है। एक तरह से कहा जाए सॉफ्ट डिप्लोमेसी। अगर गवर्नमेंट के लेवल पर अगर हम ज़रा सा भी शक करें तो ये सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है, इनजस्टिस है टुवर्ड्स गवर्नमेंट्स। बिकॉज कि अगर आप दूसरे इंस्टीट्यूशन को देख लें कि जो लैंग्वेजेस डिपार्टमेंट के कई इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट में भी अलग अलग वो क्राइटेरिया लेयर होता है। हम जिस मंत्रालय में आते हैं उसका एक डिवीज़न है जो लैंग्वेज डिवीज़न है। लैंग्वेज डिवीज़न के अंदर भी बहुत सारे इदारे हैं। आप उनके पास जाइए, उनसे बात कीजिए, आप यकीन कीजिएगा उस वक्त तब आपको लगेगा कि काउंसिल कितना नुमाया तौर पर उनके बीच में सब टॉप पर मौजूद होगी। और ऐसे तो नहीं हुआ होगा, बगैर सरकार की सरपरस्ती के नहीं हुआ होगा, किसी भी सूरत में हो सकता है। अब कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कहीं पर आप दूसरे इदारे में भी बहुत सारी जगह पर वैकेंसी खाली है। अभी तो मैं किसी इदारे के बारे में मालूम कर रहा था कि वहाँ 17 साल तक डायरेक्टर ही नहीं था, 17 ईयर्स, तब भी काम हो रहा था, काम कर रहे थे। ये तो सरकारी मामलात हैं। लेकिन जहाँ तक काउंसिल उर्दू सरकार की तरफ से हमें किसी किस्म की, बल्कि मैं सबसे अपील करूंगा कि जितना सरकार आपके लिए करती है, आप क्यों नहीं उनके लिए अप्रिशिएट, कम से कम क्रिटिसाइज नहीं कीजिए। नहीं, जिन कामों को क्रिटिसाइज करना करिए, लेकिन जो अच्छी चीजें हैं उनको कीजिए। ईमानदाराना किताब आ गई, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की किताब आ गई, खुतबाते मोदी। हाँ, खुतबाते मोदी, उसके ऊपर भी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। कोई वजह नहीं है। वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो डिलीवर किया स्पीच वो पब्लिक डोमेन में। प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर उनकी किताब शाया हो गई तो बजाय इसके का अप्रिशिएशन होना चाहिए। आप एक डॉक्यूमेंट मैंने दिया, जो स्पीचेस हैं वो एक डॉक्यूमेंट है, वो स्पीचेस पॉलिटिकल नहीं है। ये स्पीचेस लाल किले से की फसील से है, तो ये एक डॉक्यूमेंट है दिया पढ़ने के लिए पूरे एक लोगों को। अब उस पर अगर आप क्रिटिसिज्म करते हैं तो दिल तो फराख दिल तो गवर्नमेंट है। सही।
गवर्नमेंट का दिल बहुत बड़ा तंग है, दिल और तंग जहन तो आप हो रहे हैं। तो हम हैं, तो हम हर बात पर जो है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं। ये तो एक चीज़ और है कि पूरी दुनिया में जो एक ये जाता है उर्दू ज़बान को लेकर के कि ठेकेदार जो है इसका पाकिस्तान है। मेरा ख्याल के काउंसिल ने ये बता दिया दुनिया को, जैसे आप जाते हैं, आपसे पहले भी लोग जाते थे, मगर आप एक्टिवली उस चीज़ को बता रहे हैं कि तुम ठेकेदार नहीं हो। असल में असल ठेकेदार तो ये हैं कि जिनके ऊपर ठप्पा लगता है कि एंटी मुस्लिम या एंटी उर्दू होने का, और वो उर्दू को फ़रोग के लिए काम कर रहे हैं, मतलब ग्रांट दे रहे हैं। हमने जो पार्टिसिपेशन शुरू किया है वो शारजा गए, फ्रैंकफर्ट तो वो नहीं गए। बिल्कुल जब हम फ्रैंकफर्ट में गए तो लोगों ने कहा ये जो स्टॉल है ये हो सकता है पाकिस्तान का हो, उन्होंने अच्छा। मार्केटिंग इससे की हो। हाँ। लेकिन जब हम शारजा में थे, हम खुद मौजूद थे, तो जिसकी उम्र ही 78 साल हो सही। वो हमारी भाषा की क्या बात करेगा, सही, जो सही। 800 साल पुरानी हमारी अपनी तहजीब है, हमारी अपनी ज़बान है। हम 12th सेंचुरी से, अमीर खुसरो के ज़माने से हम उसकी परवरिश कर रहे हैं, तो हमारी ज़बान है या उनकी ज़बान है? तो ये हिंदुस्तान की ज़बान है, इसकी नुमाइंदगी हम अपने लेवल पर करते हैं। हम किसी दूसरे के कॉम्पिटिशन में नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, हमें जो करना है वो हम कर रहे हैं, और पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि हिंदुस्तान की ज़बान है और हिंदुस्तान की सरकार की प्रोटेक्शन है। अच्छा, ये बताइए, थोड़ी देर पहले जो जिक्र हो रहा था कि कंट्रोवर्सीज भी होती हैं और तनकीद का निशाना भी आपको बनाया जाता है। कुछ दिन पहले एक फेसबुक पोस्ट मैं पढ़ रहा था, उसमें मैंने कमेंट नहीं किया, सोचा कि लिखूं, फिर नहीं लिखा। तो ऐसा लग रहा था कि कुछ दिल का जो दर्द है वो बयान आप कर रहे थे। मतलब दुख तो होता है, परेशानी तो होती है जब देखिए, दो चीज़ें हैं। हाँ। एक तरफ तो मैं डायरेक्टर हूँ, जहाँ पर हमें मेरी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होनी चाहिए। दूसरी तरफ मैं एक इंसान भी हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं करीब से, वो जानते हैं मैं वो सॉफ्ट स्पोकन आदमी हूँ। पूरी ज़िंदगी कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं किया, कभी किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं किया, कभी किसी से कोई लेना देना नहीं रहा। तो जब आप उस पर तनकीद करते हैं तो कम से कम जिस ज़बान की बात करते हैं कि ये तहज़ीब की ज़बान है और कल्चर है, हम सारा कुछ है, तो कम से कम अगर क्रिटिसाइज़ भी करें अगर, तो फिर उसका उसका एक दायरा होना चाहिए। आज़ादी है, आप किसी को तनकीद करें, लेकिन तनकीद के बाद की बात आगे बढ़ जाती है तो फिर इंसान है ना, तो मैं भी हट होता हूँ। इसलिए जो चीज़ आपने देखी होंगी वो बहसियत डायरेक्टर नहीं है। मैंने कभी उस पर नहीं कहा कि मैं सरबराह, मैं एक इंडिविजुअल, शम्स भी तो एक इंडिविजुअल है। सरकारी मामलात अलग होते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल चीज़ें होती हैं। तो मेरा भी दिल धड़कता होगा, ऐसा तो नहीं कि मैं रोबोट तो हूँ नहीं। अच्छा, कुछ दिन पहले जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस वक्त आपने जिक्र किया था कि जो NCPL का जो एक दस्तूर कह लीजिए, दायरा कह लीजिए, ढांचा कह लीजिए, उसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है। तो क्या कुछ देखते हैं, किस तरीके से मतलब बताना चाहेंगे, क्या कुछ बदलाव जो है वो लाने चाहिए या लाने की कोशिश कर रहे हैं? मेरा ख्याल ये है कि जितनी स्कीम्स हमारी है, मैं अब मेरा ऑब्जर्वेशन है, और मैं इस दफ्तर का सरबराह हूँ, पॉलिसी मेकर नहीं। पॉलिसी के हमारी एग्जीक्यूटिव बोर्ड होती है। मेरे ख्याल में जो स्कीम हमारी पुरानी है वो हमें 2020 के जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको अलाइन करके आगे जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर हमें पब्लिकेशन में भी कोशिश ये होनी चाहिए कि हिंदुस्तान की मुख्तलिफ ज़बानों का जो मास्टर पीस है उसको हम उर्दू में मुंतकिल करें तर्जुमे के तौर पर। हम कोशिश करें कि जो हमारा मास्टर पीस है वो दूसरे ज़बान में भी मुंतकिल हो थ्रू लैंग्वेज, मतलब कौन सी उसकी ज़िम्मेदारी ले। इसी तरह से जो हमारी स्कीम्स हैं, कंप्यूटर की स्कीम्स हैं या दूसरी स्कीम्स हैं, या जो हम सेमिनार करते हैं, चूँकि जब हम कहते हैं कि बल्क परचेज में हम किताब लेना है, तो हम किताब तो लाइब्रेरी को देते हैं। आपको पता है कि डिजिटल इंडिया का पूरा नारा है, सब चीज़ें डिजिटल हो रही हैं, तो सारी लाइब्रेरी डिजिटल हो रही हैं। तो हो सकता है कि वहाँ पर इस तरह की स्कीम्स को हमें एक बार फिर से री इन्वेंट करने की, री लुक करने की ज़रूरत है। आज के दौर में जब से ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का नफाज हुआ है, हमें अपनी स्कीम को उस लेवल पर, ये मेरी अपनी सोच है, पॉलिसी लेवल पर क्या हो सकता है वो वहाँ मैं किस तरह पेश आऊँगा, किस तरह बात करूँगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई ज़बान आगे जाना चाहती है तो उसको जो मॉडर्न तकाज़े में उसको टेक्नोलॉजी से खुद को जोड़ना ही होगा, और जोड़ तो रखा है ऑलरेडी, कौन से जोड़ रखा है, और बेहतर तरीके से ये चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि जदीद तकनीक का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। ये तकनीक जो है हर साल 2 साल बदल जाती है, जो चीज़ मेरे पास अपग्रेड होती रहती है। तो अगर हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं तो मुश्किल आएगी, पीछे ही रह जाएंगे। हमने इस सिलसिले में कई कोशिशें की। जो हमने बच्चों की किताबों का जो एक सिलसिला शुरू किया, उसके पीछे मेरी एक मंशा थी। मंशा ये थी कि हम जब किताब तैयार करते हैं तो हमारे पास जो मेटाफर है, जो हमारे पास एलेगरी है, जो हमारे पास सब चीज़ें हैं, वो जाहिर है कि हिंदुस्तानी कम है, एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। हम उसको आज भी दास्तान अमीर हमज़ा से ही सब कुछ लेकर चले आ रहे हैं। आज वो चीज़ें बदल गई हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई बात को, अगर हिंदी का कोई वर्ड अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये कॉलोनियल माइंडसेट जो है, अंग्रेजी हमारा माइंडसेट जो है ना, उसमें ये इसको तब्दील करने का, जी ये बड़ा मसला है। हाँ, ये मसला है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो बच्चों की किताबें मैं दे रहा हूँ उसमें वो हिंदुस्तान झलके, हिंदुस्तान के त्यौहार झलके, हिंदुस्तान का हेरिटेज झलके, हिंदुस्तान का कैरेक्टर झलके। और जो किताबें मेरी आई हैं रिसेंटली, उस पर बचपन से ही बच्चों को ये चीज़ देने की ज़रूरत है कि हम हिंदुस्तान के लोग हैं, हमारे त्यौहार क्या हैं, हमारे रस्म व रिवाज क्या हैं। ये सिर्फ बोलने से नहीं होगा,
हाँ, प्रैक्टिकली सही। करके दिखाना हाँ, पहले होगा, जानना पड़ेगा, उसके जानना बाद पड़ेगा। तो बिल्कुल। ये बचपन से जब तक आप देंगे नहीं, वो अपने हीरो को बताएं कि हमारा हीरो ये है, ठीक है। तो वो इस तरह से, हीरो का मतलब ये नहीं है कि जो सिर्फ उर्दू नहीं है वही हीरो हो सकता है। हाँ, सही है, हिंदुस्तान हीरो का हीरो बिल्कुल कोई सही भी है। है, उर्दू में चीज़ आ रही है बिल्कुल तो सही। हमारा हीरो है वो। तो ये एक मेरी कोशिश रही है कि इस तरह से हम इसको आगे लेके जाएं, ताकि जब ये बच्चे बड़े हों तो फिर वो एक कंट्रीब्यूट कर सके। अब जैसे अब देश निर्माण अगर कह दिया तो ज़रूरी है कि लोग बुरा मान जाते हैं, विकसित भारत कह दिया तो लोग बुरा मान, इसको हमें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, लैंग्वेज को इनरिच करने की ज़रूरत है। जिस अच्छा, तरह हम उर्दू- अंग्रेजी का इस्तेमाल बेशक। करते हैं उसी तरह हिंदी भी कर सकते हैं, हिंदुस्तान की और ज़बानों को कर सकते हैं, लेकिन हम उनको बहुत ज़्यादा फौकियत देते हैं जो हमारी ज़बान नहीं है, बाहर की ज़बान। अच्छा, दुनिया भर के अल्फाज जो हैं वो हैं, संस्कृत के भी हैं, पर्शियन के भी हैं, उर्दू के अंदर, और मतलब अरबी और इंग्लिश के भी कई सारे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। यही तो खूबसूरती है ना? तो फिर कोई हिंदी का लफ्ज़ आ जाता तो वो तकलीफ होती है, मेरा ख्याल नहीं, कि इससे बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं, है। बात ये है कि हम कर रहे हैं इस्तेमाल। हम 80% 70% जो सिंटेक्स हमारा है सही। वो हम करते हैं। हाँ। अब करते क्या लफ्ज़ है, क्या है? सही। तो ये सब तो हिंदी सही। हिंदुस्तानी है, बिल्कुल आप सही। स्वीकार नहीं करते। हाँ। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमने एक परसेप्शन जो बना लिया है सही, उस सही, परसेप्शन सही। से बाहर नहीं जा रहे। मैंने एक काम किया कि उस परसेप्शन को तोड़ा है, और मेरी जब तक मैं हूँ उस परसेप्शन को तोड़ता ही जाऊँगा। मेरी ख्वाहिश ये होगी हिंदुस्तान को एक किसी ग्रुप से, बिल्कुल उर्दू को एक ग्रुप से ना नहीं, देखा नहीं, जाए। सही। उर्दू को एक हिंदुस्तानी सबकी ज़बान है, ये मुल्क की ज़बान है। ज़बान, मुल्क की ज़बान मुल्क की ज़बान है, इसमें उसके कोई। तौर पर देखा। अच्छा, एक चीज़ और जो मैं पूछना चाह रहा था वो ये कि जब वज़ीर तालीम से मुलाकात होती है और ज़ाहिर तौर पर फिर आप अपने सारे मतलब यानी प्लानिंग्स बताते होंगे उनको, और उनका हाँ या ना उनकी तरफ से होता होगा, तो कभी उर्दू ज़बान भी मतलब जो है इस्तेमाल होती है, कभी उर्दू बोलते हैं कुछ अल्फाज, या वो मतलब अपना इंटरेस्ट जताते हैं कि यार ये ज़बान तो बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, मुझे ले चलो किसी प्रोग्राम में। अभी रिसेंटली एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सबसे आखिरी बार अभी जो मेरी एक मुलाकात हुई उसमें एक हमारी बुक लॉन्च हुई, आपने देखा होगा। वो पब्लिक प्लेटफॉर्म है जहाँ मिनिस्ट्री के सेक्रेटरीज वगैरह सब मौजूद थे, और उनके स्पीच को आप देख लीजिए, वो ऑलरेडी है पब्लिक डोमेन में, उस पर भी वो उर्दू में इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब उसके बाद प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो हम लोग की जो आपस में गुफ्तगू हुई उस पर ये बार बार फोकस करते रहे कि ये हमारी ज़बान है, इसे हमें आगे ले जाना है, क्या प्लान हो सकता है, कैसे हो सकता है, हम बैठें और आगे ले जाएं। और जब मैं बाहर निकलता हूं मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन हमारे ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर जनाब धर्मेंद्र प्रधान साहब की ट्वीट उर्दू में आती है। ये मैं कैमरा के सामने कह रहा हूँ कि वो ट्वीट उर्दू में आती है, सबने देखा होगा, ट्वीट पर भी देखा होगा, फेसबुक पर देखा होगा, उनके प्लेटफॉर्म से या उनका जो आईडी है उस पर। अब आप इससे बताइए, इससे ज़्यादा और क्या? अब हम जो है ये कह देंगे कि उन्होंने क्या दिल निकाल करके दें, क्या कहते हैं बताइए। अच्छा, जैसे आपने कहा कि वो पूछते हैं कि आप प्लानिंग और कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो प्लानिंग क्या है? चूँकि 2 साल जो है उसका तो मैं कहूँगा जश्न ही मनाना चाहिए, ये अपनी जगह है। तो आगे की किस तरह की डॉक्टर शम्स इकबाल साहब की जो प्लानिंग्स हैं कि उर्दू का जो दायरा है वो और वसी हो और ज़्यादा बढ़े, और मतलब जो है ये जो एक वही जो आप कहते हैं बार बार कि ये महदूद दायरे से बाहर निकालना है इसको, ये बड़ा एक तरीके से टारगेट है आपका, ये एक मिशन है। आप जिस अपने से निकाल लें, मैंने तो सारी गुफ्तगू वही की, जो मैं कर रहा हूँ ये कंटिन्यू रहेगा। जो इजाफे होंगे वो वैसे ही होंगे हिंदुस्तानी अदब में जिस तरह से हो रहे हैं, और जो दूसरी ज़बानें कर रहे हैं मैं वो सब करूँगा। मैं कहीं आइसोलेशन में बैठ करके काम करने वाला नहीं हूँ कि प्रोग्राम होगा तो वही आइसोलेटेड गेटोज में होगा, ये नहीं हो सकता। हमने अपने एक मेयार बनाया। मेरे प्रोग्राम में आप भी शरीक हुए हैं एज ए स्पीकर, आपने देखा होगा कि प्रोग्राम किस नौयत को होता है। और दूसरी चीज़ मेरी जो ख्वाहिश है वो ये कि उर्दू सबके लिए है, सारे सब्जेक्ट के लोगों के लिए उर्दू है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने एक ही सब फोकस दिया कि जो उर्दू अदब के लोग हैं उन्हीं को कहा, और दूसरे जो सहाफ़ी हैं उनको छोड़ दिया। सहाफ़त में जो प्रिंट वाले हैं उनको मौका दिया, डिजिटल वाले हैं उनको मौका दिया। मेरा ख्याल है कि अगर आप पूरे कैलकुलेशन देखेंगे एक साल में तो सबका साथ सबका विकास को लेकर चले हैं और सब जगह आगे बढ़े। ये नहीं है कि मैंने सिर्फ दिल्ली को रखा है, हर तरफ काम कर रहे हैं। कोई ना कोई सूरत निकाली है जहाँ पर एक इश्तराक भी है, खुद भी हैं, सब तरह से हम एक आगे बढ़ रहे हैं। जब तक आप बोल्ड होकर के डिसीजंस नहीं लेंगे, उस विज़न और मिशन के साथ काम नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि फिर वो कामयाबी जो है वो मिलना थोड़ा मुश्किल होती है। उस देखिए वो इनबिल्ट आप, हाँ, वो मेरे अंदर एक हाँ, इनबिल्ट है, मैं हाँ, बैठता नहीं हूँ। दूसरी बात है कि मेरी शफाफियत या ट्रांसपेरेंसी क्या है ये सब उर्दू वाले जानते हैं, तो मुझे पीछे से एक ताकत रहती है काम करने में। और जब भी हम कोई बात लेकर जाए, अच्छा एक अच्छी चीज़ ये करता हूँ कि सारी चीज़ें मैं मिनिस्ट्री में डिस्कस करता हूँ, और बगैर मिनिस्ट्री के डिस्कस के कोई काम नहीं करता। और आप सब चीज़ों का तो आपने जिक्र किया, लेकिन अगर आपने कभी अगर अलीगढ़ बुक फेस्टिवल के कुछ, हाँ, अलीगढ़ बुक बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मेरा ख्याल के अच्छी खासी वो यानी जो मेरे पास आंकड़ा था शायद 70 लाख से ज़्यादा की, 70 लाख का तो मेरे पास डाटा था। जी 70 लाख से ज़्यादा की। हाँ जी, लेकिन कभी भी पब्लिशर एग्जैक्ट बात नहीं बताते। अब वो वही बताएंगे कितना किया, लेकिन उन्होंने जो मुझे दिया डाटा वो 70 लाख का। एक यूनिवर्सिटी में इतने प्रोग्राम्स हुए, इतने लोगों ने दिलचस्पी ली। मेरी जो वाइस चांसलर है नईमा खातून साहबा, मिनिस्टर के साहब के सामने ये बात कह रही हैं कि मैं 40 साल से अलीगढ़ में हूँ, अलीगढ़ में इस लेवल का कोई प्रोग्राम नहीं हुआ।
तो मुझे लगता है कि मेरी कामयाबी इससे बिल्कुल क्या हो सही, सकती है। बिल्कुल मैं सही। वहाँ गया जहाँ सही। तालीम का मरकज़ है, सही, उर्दू की जगह है वो, वहाँ जा कर के ये किया हमने। कोई छुप छुपा के नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड। बहुत बढ़िया और ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच थैंक सर, यू सो थैंक मच। यू सो मच। ठीक है, Thank बहुत you. बहुत शुक्रिया।